चलो तो देखो, सबसे पहले तो सीए इंटरमीडिएट आपका सेकंड माइलस्टोन आप कह सकते हो टुवर्ड्स बिकमिंग सीए, है ना। आप सब बच्चे अभी हो सकता है आपने फाउंडेशन दिया, जैसे अभी रिज़ल्ट या तो आने वाला होगा, आप वेट कर रहे होंगे, है ना। आपका भी रिज़ल्ट अभी नहीं आया होगा, वेट कर रहे होंगे। अब रिज़ल्ट आने के बाद अब आपका सीए इंटरमीडिएट का बेसिकली सेकेंड लेवल होता है, राइट। अब इसके अंदर जैसे अभी कुछ टाइम पहले सीए इंटरमीडिएट में स्कीम चेंज हुई थी। अब जो आप 2026 में अपनी स्कीम में पेपर देने वाले हो ना, वो स्कीम में थोड़ा सा पेपर का पैटर्न कह लो या आपका जो सिलेबस का पैटर्न है वो पहले से इम्प्रूव हो गया है, अच्छा हो गया है। और इसके अंदर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट या केस बेस्ड एस्पेक्ट्स जो हैं वो थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ गया है, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड हो गया। मतलब पहले बुकिश था, फिर इसको अभी ज़्यादा प्रैक्टिकल बना दिया गया और आपके लिए स्टूडेंट फ्रेंडली है, वो भी बताऊंगा कि कैसे है। मतलब आपके लिए अच्छा भी है थोड़ा सा इसके अंदर, ठीक है ना। अब सीए इंटरमीडिएट जो होता है उसकी बेसिक डिटेल आपको पहले बता देता हूँ। इसके अंदर आपके टोटल 6 पेपर्स होते हैं, यानी कि जैसे आपने फाउंडेशन में टोटल 4 पेपर्स पढ़े होते हैं, तो सीए इंटरमीडिएट के अंदर आपके टोटल 6 पेपर्स होते हैं। अब आईसीएआई ने इन 6 पेपर्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर रखा है, 2 ग्रुप्स। इसका मतलब होता है पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, इनको कंबाइनली बोलते हैं ग्रुप 1। और पेपर 4, पेपर 5 और पेपर 6 इनको कंबाइनली बोलते हैं ग्रुप 2। तो कहने के लिए बोलते हैं 2 ग्रुप्स होते हैं और टोटल आपके 6 पेपर्स रहते हैं, राइट। अब इसके अंदर जो आपके 6 के 6 पेपर्स हैं, इनमें कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी आपको हर पेपर के बारे में मैं बताऊंगा जब ब्रीफ में। और आज इसमें आपको पता है जो नई चीज़ इंट्रोड्यूस करी आईसीएआई ने, वो केस बेस्ड एप्लीकेशन अब इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया है। मतलब क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली नहीं आते, क्वेश्चन जो होते हैं वो केस बेस्ड फॉर्म में आते हैं। जैसे उसका एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे जब आप सीए बनोगे और सीए बन के किसी कंपनी में जाओगे तो क्या होगा, मतलब कंपनी के अकाउंट्स मैनेज करोगे, आप ऑडिट करोगे, टैक्स का काम करोगे, है ना। लेकिन जब प्रॉब्लम आती है तो वो प्रॉब्लम मल्टीपल तरीक़ों से होगी। थोड़ी सी प्रॉब्लम अकाउंट से रिलेटेड होगी, थोड़ी सी प्रॉब्लम टैक्स से रिलेटेड होगी, थोड़ी सी प्रॉब्लम ऑडिट से रिलेटेड होगी, कंप्लायंस होंगे, राइट। तो हमें बेसिकली अलग 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 केसेस के हिसाब से डिसीजन लेना पड़ेगा प्रैक्टिकल जीवन में। तो आईसीएआई ने यही सोचा कि हम बच्चे को केस बेस्ड एप्लीकेशन अब दिया करेंगे। तो सीए इंटर के अंदर अब पेपर पैटर्न हो या फिर पढ़ाई का पैटर्न हो, उसके अंदर केस बेस्ड एप्लीकेशन ऐड हो गया है, जो अभी आपको पेपर पैटर्न में भी बताऊंगा। बाकी आपका जो एग्ज़ाम होता है सीए इंटर का, वो साल में 3 दफ़े रहता है, ठीक है। एक आप जनवरी में भी दे सकते हो, या आप मई में दे सकते हो, या आप सितंबर में दे सकते हो। तो वैसे जनरली आप जब अपना फाउंडेशन एग्ज़ाम देते हो, जैसे आपने भी सितंबर में दिया, तो आपकी एलिजिबिलिटी जो बनती है वो नेक्स्ट सितंबर की बन जाएगी मिनिमम। अगर आप मई में एग्ज़ाम देते हो तो नेक्स्ट मई में आपकी एलिजिबिलिटी बन जाएगी। अगर आप जैन में एग्ज़ाम देते हो फाउंडेशन का, तो आपकी एलिजिबिलिटी जैन की बन जाएगी। मतलब 1 साल के बाद आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी रहती है एग्ज़ाम देने की। अब इसका जो सिलेबस होता है, देखो अपन ने बोला था 2 ग्रुप्स होते हैं। ग्रुप 1 जो होता है उसमें आपके 3 पेपर्स होते हैं। पेपर 1 जो होता है उसको हम बोलते हैं एडवांस्ड अकाउंटिंग, ठीक है। एडवांस्ड अकाउंटिंग का जो पेपर है, इसके नाम में देखो क्या आ रहा है, एडवांस्ड। तो आपने सीए फाउंडेशन में या 12th में जैसे अकाउंटिंग पढ़ रखा है, वो थोड़ा सा फाइनेंशियल अकाउंटिंग रहता है, या वो थोड़ा सा आपने कंपनी अकाउंट्स पढ़ा था, पार्टनरशिप पढ़ा था, है ना। लेकिन ये जो होता है ये होता है एडवांस्ड अकाउंटिंग। इसमें आप ऑल टुगेदर कह सकते हो नई चीज़ें पढ़ते हो। बहुत ही थोड़ा सा ऐसा पोर्शन होता है जो कुछ पुराने से लिंक रहता है। तो मतलब जैसे आपको कई बार बच्चों को ये डर लगता है कि यार मेरा अकाउंटिंग का बेस वीक है, या मुझे अकाउंट्स में थोड़ा सा डर लगता है, या ऐसा कुछ फीलिंग है आपको, तो पहली बात तो वो फीलिंग हटा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपकी अकाउंटिंग नहीं है। यहाँ पर जो आपका सिलेबस है वो आप ऐसा मान सकते हो कि 50 to 60% सिलेबस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पर बेस्ड होता है, जिसमें आप सारी नई चीज़ें पढ़ते हो। और थोड़ी सी चीज़ें आप क्या पढ़ते हो, जैसे कंपनी की अकाउंटिंग आपने पढ़ी थी ना सीए फाउंडेशन में,
उसी का थोड़ा सा एक्सटेंशन यहाँ पर भी यूज़ होता है। जो मेरी कोशिश होती है कि जब तक हम ये अपना रिजल्ट का वेट कर रहे होते हैं तो हम थोड़ी बहुत पढ़ाई इसकी कर लेते हैं, क्योंकि इसका लिंक है। और कंपनी अकाउंट्स आपने पता है कब पढ़ा था? इससे पहले भी, फाउंडेशन से पहले 12th में भी थोड़ा सा पढ़ा होता है, तो वो चीज़ आपके काम आ जाएगी। दूसरा पेपर जो होता है वो आपका होता है कॉरपोरेट एंड अदर लॉज का। तो लॉ आपको कैसा लगता था सब्जेक्ट फाउंडेशन में, या पहले पढ़ा था तो सही था? अच्छा, थ्योरी होती है, राइट। तो अभी भी वही चीज़ है, अभी भी थ्योरी ही है, बट थोड़ा सा उसका आप कह सकते हो एक्सटेंसिव हो गया, सिलेबस थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। अब हमको कॉर्पोरेट लॉज पढ़ने हैं। जैसे आपने जब पढ़ा होगा फाउंडेशन में तो शायद बिजनेस लॉ पढ़े होंगे, कॉन्ट्रैक्ट है ना, सेल्स ऑफ गुड, राइट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट कंपनीज एक्ट। अभी आपको कॉर्पोरेट लॉज जो हैं वो बहुत सारे ज़्यादा इसमें पढ़ने पड़ेंगे। तो ये थ्योरेटिकल लेकिन एप्लीकेशन बेस्ड पेपर रहता है। और तीसरा जो आपका पेपर रहता है वो पेपर होता है, वो भी एक लॉ का ही पेपर है, लेकिन वो लॉ जो है वो टैक्सेशन लॉज है। तो भारत में जैसे दो तरह के टैक्स होते हैं, आपने अगर याद हो, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, है ना। तो अपने सिलेबस को भी उन्होंने ऐसे ही डिफाइन कर रखा है। हमारा 50 मार्क्स का होता है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या होता है? जब हम किसी व्यक्ति पर टैक्स लगाती है सरकार। और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स, जो आपने सुना होगा नाम GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो टैक्सेशन का पेपर आपका दो पार्ट्स में डिवाइड हो रखा है, लेकिन हाँ पढ़ना आपको दोनों पड़ता है, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। तो 100 मार्क्स, 3 पेपर ईच। फिर जो आपका ग्रुप 2 होता है, ग्रुप 2 के अंदर आपका पहला पेपर, इसको बोलते हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है। और अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे सबसे हाईएस्ट मार्क्स इसी पेपर में आए थे, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। और ये आप अपने ग्रेजुएशन में भी पढ़ते हो। इन केस आप ग्रेजुएशन अगर कर रहे होंगे या करोगे तो आप उसमें कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ोगे और मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ोगे, है ना, पढ़ा होगा आपने, देखा सुना होगा, राइट। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पेपर होता है और बहुत ही प्रैक्टिकल ओरिएंटेड रहता है। फिर नेक्स्ट पेपर आपका होता है ऑडिटिंग का, मेनली ऑडिट बोलते हैं जिसको शॉर्ट में। ऑडिट का मतलब क्या है कि देखो, एक CA है जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसके पास सबसे बड़ी पावर क्या होती है? ऑडिट करने। ऑडिट का मतलब होता है सिंपल भाषा में जांच पड़ताल करना। तो वो किसी भी कंपनी की बहुत सारी चीज़ों की जांच पड़ताल कर सकते हैं। तो इस सब्जेक्ट में आप सारी नई चीज़ें सीखोगे, ये आपने कभी भी बचपन में नहीं पढ़ा होता। तो ये आपके लिए बिल्कुल ऑल टुगेदर एक न्यू सब्जेक्ट है थोड़ा सा थ्योरेटिकल, लेकिन केस बेस्ड एप्लीकेशन आजकल आने लगी, तो इसमें भी हमें प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी लगानी पड़ती है, बट इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। और पेपर 6 में तो मुझे लगता है आपको बहुत मज़ा आएगा, अगर आपको थोड़ा सा पैसों से लगाव है ना। पैसा कमाना तो आप चाहते ही होंगे, है ना, और शेयर बाजार वगैरह ये सब अगर आपने कभी सुना हो, देखा हो, मज़ा आता हो। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है ये आपका 50 मार्क्स का एक पेपर है, जिसमें आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मिलेगी, प्रैक्टिकल बिल्कुल, कि कंपनियां जो होती हैं वो कैसे पैसे को मैनेज करती हैं। आज हम लोन लेते हैं 500 करोड़ का, कैसे मैनेज करेंगे। आज हम शेयर्स इशू करते हैं, पैसा रेस करते हैं, तो कैसे मैनेज करेंगे। तो पूरा का पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ते हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, प्रैक्टिकल। अगर आपका पैसों में दिलचस्पी है तो मज़ा आएगा। और अगर आपका थोड़ा सा बिजनेस माइंड है, स्ट्रेटेजीज बनानी है ना, तो आपने क्लास 12th में अगर वो एक सब्जेक्ट होता था बिजनेस स्टडीज़, शायद पढ़ाओ, है ना, तो आपको उसकी याद आएगी, क्योंकि ये पूरा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है इट इज़ ऑल अबाउट बिजनेस। और मैं पूरे CA इंटर में आपको बताता हूँ कि ये वाला जो 50 मार्क्स का पोर्शन होता है ये सबसे सिंपल होता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का। इसमें सिर्फ 5 ही चैप्टर्स होते हैं और आपके 50 मार्क्स का ये कवर रखता है। तो पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6 आपके 100 मार्क्स ईच के हो जाते हैं। तो अगर आप टोटलिटी में देखोगे तो सारे पेपर 100 मार्क्स ईच के रहते हैं, तो आपको 600 मार्क्स के 6 पेपर्स का एक पूरी प्रिपरेशन करने का रहता है। अच्छा, एग्ज़ाम पैटर्न की एक बार बात कर लेता हूँ। आपका हर पेपर जो होता है वो 100 नंबर का होगा, ठीक है, और सारे ही पेपर्स आपके 3 आवर्स के रहते हैं। जैसे CA फाउंडेशन में तो आपका शायद MCQ वाला 2 आवर्स का था, है ना, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपके सारे पेपर्स 3 घंटे के रहेंगे, 100 नंबर का पेपर रहता है। और सॉरी, और पेपर पैटर्न भी डिवाइडेड है, फिक्स है बिल्कुल। सारे पेपर कैसे होंगे,
70 मार्क्स का पेपर होगा आपका सब्जेक्टिव, जिसमें आपको पूरा क्वेश्चन होगा, आपको सॉल्व करना है। हाँ, जनरली जैसे अकाउंटिंग की अगर मैं बात करूं, अकाउंट सब्जेक्ट की, तो उसमें एक क्वेश्चन 14 नंबर का होता है। तो 14, 14, 14, 14 और 14, 5 क्वेश्चन आते हैं। तो कितना हो गया? 70 हो गया ना। तो सब्जेक्टिव पेपर खत्म अकाउंटिंग का, 5 क्वेश्चन आए, 14, 14, 14, 14, 14 ईच मार्क्स के। और बचा हुआ जो 30 नंबर होता है वो केस बेस्ड MCQs होते हैं, जिसमें आपके लिए अच्छी बात क्या है? नो नेगेटिव मार्किंग। यानी कि फाउंडेशन में तो डर होता था मन में तुक्का मारते समय कि यार गलत हो गया तो 0.25 कटेंगे, गलत हो गया तो, है ना। लेकिन इसमें आपको ये भी चक्कर नहीं है कि गलत हो गया तो नेगेटिव मार्किंग होगी। लेकिन हाँ, अब क्योंकि भाई जब इतना बड़ा आशीर्वाद देता है ECI कि 30 नंबर के MCQ बिना नेगेटिव मार्किंग के, तो फिर वो MCQ जो होते हैं वो क्या होते हैं? केस बेस्ड होते हैं, राइट। हाँ, मतलब मैं एक ऐसी डेमो के लिए बता देता हूँ। जैसे बहुत बड़ा सा क्वेश्चन आया है ना, और उस बड़े से क्वेश्चन में आपको पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा, और उस पर बेस्ड वो 4 क्वेश्चंस पूछ लेगा कि बताओ वो फिगर कितनी आएगी, ये फिगर कितनी आएगी, वो अकाउंट में क्या जाएगा, ये अकाउंट में क्या आएगा। तो अल्टीमेटली आपको करना तो पूरा ही सॉल्व पड़ेगा, नाम के लिए हो गया MCQ। तो ये इसमें मतलब थोड़ा सा उनकी ट्रिक होती है। तो पेपर जो है वो आपका डिवाइडेड रहता है, 70 मार्क्स सब्जेक्टिव और 30 मार्क्स केस बेस्ड MCQ। बाकी पेपर आपके ऑफलाइन मोड में ही होते हैं, वो तो खैर आपको पता ही है, यानी कि ऑनलाइन का इसमें कोई ऑप्शन नहीं होता। नहीं तो आजकल बहुत से एग्जाम्स हैं जो CBT मोड पर चलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन मोड में। लेकिन हाँ, राइट, बट इसमें आपको इंटर के अंदर ऑफलाइन मोड में ही करना रहता है। अब सबसे मज़ेदार होता है इसमें पासिंग क्राइटेरिया, कि मतलब हम CA इंटर पास कैसे करेंगे। क्योंकि देखो, CA इंटर पास करोगे तो अब आप CA फाइनल में आओगे, ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, है ना। अल्टीमेटली जो फाइनल पड़ाव है जिसको क्लियर करने का सपना देखते हैं हम, तो बहुत ही सिंपल क्राइटेरिया है। आपको 2 काम करने हैं, 40% हर पेपर में लाना है, ठीक है, और साइमल्टेनियसली आपको 50% एग्रीगेट भी बनाना है। तो 2 चीज़ें आपको साइमल्टेनियसली करनी है। अब इसमें 2 परम्यूटेशन बन सकते हैं, पहले वो अलग से थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा खाली ग्रुप 1 का एग्ज़ाम दे रहा है, ठीक है, तो वो इसका मतलब कितने पेपर्स देगा? 3 पेपर्स देगा। तो अगर उसको पास होना है तो उसको पेपर 1 में भी कम से कम 40 मार्क्स लाने पड़ेंगे, पेपर 2 में भी कम से कम 40 और पेपर 3 में भी कम से कम 40। अगर वो तीनों में 40, 40, 40 भी लाया तो टोटल बना सिर्फ 120। तो उस केस में उसको पास फिर नहीं माना जाएगा। एग्जैक्टली, टोटल जो होता है वो आपका मिनिमम 150 बनना चाहिए, तब फिर आप पास माने जाओगे। तो एग्रीगेट आपका 300 में से 150 बनना चाहिए, बाकी हर पेपर में इंडिविजुअल आपके मिनिमम 40 आने चाहिए। अब इसमें ये परम्यूटेशन भी बन सकता है एक, कि आपके एग्रीगेट तो 150 या उससे ज़्यादा आ गए, पर इत्तेफाक से भगवान ना करे कि किसी एक पेपर में आपके मार्क्स आए ओनली 39, है ना। मान लो बाकी में आ गए 70 और 80, लेकिन एक पेपर में आपके रह गए 39, तो भी फिर आप पास नहीं माने जाओगे। तो मतलब आपको 2 पासिंग क्राइटेरिया साइमल्टेनियसली फुलफिल करना है। ऐसा नहीं कि 150 आ गए तो पास, और ऐसा नहीं कि सब में 40 आ गए तो पास। सब में 40 भी लाने हैं और एग्रीगेट 150 भी लाना है, तो ये पासिंग क्राइटेरिया हो गया, है ना। तो चाहे आप ग्रुप 1 करते हो या ग्रुप 2 करते हो, सेम चीज़। वो भी बाद में बताऊंगा, अच्छी बात तो बाद में। अच्छा, लेकिन जैसे अगर आप एग्ज़ाम देते हो बोथ ग्रुप्स, यानी कि आप ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एक साथ एग्ज़ाम देते हो, तो फिर ये क्राइटेरिया जो हमने 3 में लगाया वो सेम क्राइटेरिया 6 में लगेगा। यानी कि फिर आपको पास होने के लिए जो आपके 6 के 6 पेपर्स हैं, सब में आपको मिनिमम 40 लाने पड़ेंगे, ठीक है। सब में आपको मिनिमम 40 लाने पड़ेंगे, और ओवरऑल आपके 300 या उससे ज़्यादा होने चाहिए।
तो मतलब क्राइटेरिया आपका तब भी सेम ही रहेगा कि आपको ईच सब्जेक्ट में मिनिमम 40 लाना है और एग्रीगेट मिलाकर आपका परसेंटेज 50% से ज़्यादा बनना चाहिए, जो 300 या उससे ज़्यादा होना चाहिए। इसमें भी ऑब्वियसली परम्यूटेशन चेंज हो सकता है कि अगर आपका 300 टोटल नहीं बना, मान लो आपके सब में 40 तो आ गए लेकिन आपका 300 टोटल नहीं बना, तो फिर आपको पास नहीं माना जाएगा। तो ये इसका पासिंग क्राइटेरिया होता है। बाकी इसमें जो सर ने बोला, एक बड़ी ही अच्छी चीज़ आपको दे रखी है इंस्टीट्यूट ने, जिसको बोलते हैं एग्जेम्पशन, जो सीए फाउंडेशन में नहीं होता था। अगर आप किसी भी एक पेपर में 60 या उससे ज़्यादा स्कोर कर लेते हो, लेट से आपका कोई एक पेपर बहुत अच्छा है ना, जैसे होता ही है हर बच्चे का कोई पेपर ज़्यादा अच्छा है, कोई कम अच्छा है, कोई सब्जेक्ट पसंदीदा होता है। तो अगर आपके किसी पसंदीदा सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क्स आ गए, 60 या उससे ज़्यादा मार्क्स आ गए, तो इंस्टीट्यूट ये मानता है कि जैसे जब क्रिकेट खेलते हैं तो सेंचुरी होने पर बैट्समैन मानता है कि भाई वाओ सेंचुरी कंप्लीट, तो आईसीआई ये मानता है कि अगर आपके 60 आ गए किसी भी पेपर में, तो इसका मतलब आपको ये सब्जेक्ट तो बहुत अच्छे से आता है, तो वो सब्जेक्ट आपके अगले 3 अटेम्प्ट के लिए एग्जेम्प्ट हो जाता है। यानी कि अगर आप भगवान ना करे फेल भी हो गए, तो अगले एग्जाम में आपको ये पेपर नहीं देना, अगले 3 अटेम्प्ट्स तक ये पेपर आपके लिए एग्जेम्प्ट रहेगा, क्योंकि आप इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुके हो। तो आईसीआई 60 मार्क्स को बेंचमार्किंग मानता है कि अगर आप 60 लेकर आए हो तो फिर आप इस सब्जेक्ट में मास्टर बन गए, ऐसा वो मानता है, तो वो एग्जेम्प्ट कर देता है। तो यहाँ पर देखो आपके लिए एक अच्छी चीज़ बताता हूँ, आपको कल को अपना सीवी स्ट्रॉन्ग करना है ना, अच्छी कंपनी में जाना है, अच्छी बिग 4 में ट्रेनिंग के लिए जाना है, तो आप जितने सब्जेक्ट में ज़्यादा एग्जेम्पशन मारोगे तो आप अपने सीवी में उतना मेंशन कर सकते हो, एग्जेम्पशन इन दिस, एग्जेम्पशन इन दिस, एग्जेम्पशन इन दिस, तो एम्प्लॉयर की सीधी नज़र पड़ती है। एग्जेम्पशन का मतलब है जैसे क्रिकेट में सेंचुरी, तो आईसीआई के में एग्जेम्पशन, तो वो एकदम निगाह में आता है ना, कि जैसे विराट कोहली या 51 सेंचुरी, तो सीधा निगाह में आएगा। तो ऐसे ही बहुत सारे सीवीज में क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स, 5 एग्जेम्पशंस, 6 एग्जेम्पशंस, ऑल सब्जेक्ट्स एग्जेम्पशन, कि भाई मैं तो सब में एग्जेम्पशन लाया, तो मतलब कितने बड़े मास्टर बन गए तुम। तो एग्जेम्पशन जो होती है बड़ी ही अच्छी चीज़ होती है, जो इंटर में आपको मिलती है। क्लियर हो गया एग्जेम्पशन। इसके अलावा देखो रजिस्ट्रेशन क्या रहता है, प्रोसेस बहुत सिंपल है। जैसे आपने सीए फाउंडेशन में करा होगा रजिस्टर, सेम पैटर्न रहता है, ऑनलाइन करना है ना, उनका पोर्टल रहता है, और आपकी इसमें जो फीस रहती है उनकी 18,000 रहती है, रिवाइज भी हो सकती है, लेकिन अगर आप चेक करोगे तो पूरे सीए इंटरमीडिएट का रजिस्ट्रेशन की टोटल फीस 18,000 रहती है, जो आपकी 5 साल तक वैलिड रहेगी। एग्जाम आपको चाहे जब देना है वो अलग चीज़ है, फीस आपको बार बार पे नहीं करनी, रजिस्ट्रेशन फीस 1 टाइम पे करनी है, जो आपकी 5 साल तक वैलिड रहेगी। और इसीलिए मतलब मैंने यही मेंशन करा है कि आप रजिस्ट्रेशन जो है वो तो बोथ ग्रुप्स का ही एक बार करवा लो, 1 टाइम आपकी 18,000 फीस सबमिट हो जाएगी। एग्ज़ाम आप कभी भी दे सकते हो, वो आपकी चॉइस है। अगर आपको लगता है कि मैं 1 साल बाद दूं तो भी कोई टेंशन नहीं है, 1.5 साल बाद दूं, 2.5 साल बाद दूं, 5 साल में कभी भी दे सकते हो, वो आपकी चॉइस रहेगी। ठीक है। बाकी देखो स्टडी मटेरियल, ये बड़ा ज़रूरी होता है। अब सीए इंटर के अंदर देखो आईसीआई ने बड़ा क्लियर कर रखा है, वो आपको अपनी बुक्स देते हैं जिनको उन्होंने ओवर द ईयर्स बहुत अच्छे से रिफाइन करा, और आज के हिसाब से प्रैक्टिकल जो मैं बता रहा था केस बेस्ड, उसके अंदर अब इनकॉर्पोरेट करके वो डालने लगे हैं, है ना। तो अपना भी सबसे पहला फोकस तो यही होता है कि हम आईसीआई मॉड्यूल को पूरा कवर करेंगे, है ना। आपको भी वो पूरा कवर करना है, मतलब वो बेस बन गया कि हमको ये मटेरियल तो रखना ही है। इसके अलावा जो हम अपनी क्लास में क्लास नोट्स रखते हैं वो हो गए। क्लास नोट्स ऑब्वियसली जो आईसीआई का मॉड्यूल है उसको बेस बनाकर बनाते हैं हम, लेकिन उसको थोड़ा सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में रखेंगे। ऑब्वियसली क्लास में हम पढ़ाते पढ़ाते लिखवा रहे हैं, है ना, तो वो थोड़ा सा ईजी रहेगा। इसके अलावा हमारा क्वेश्चन बैंक जो रहता है ना, वो बुक के अंदर हम इनकॉर्पोरेट करके रखते हैं, वो क्लास के अंदर ही कवर हो जाएगा, है ना। वो भी मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से हमारा स्टडी प्लान आगे बढ़ेगा। और लास्ट के लिए जो मॉक टेस्ट रहते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि सीए इंटर के अंदर जो पेपर होता है 3 घंटे का, है ना, उसमें आपको सिर्फ लिखना ही है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, खासकर ऑनलाइन के स्टूडेंट्स को, ऑफलाइन की चिंता कम है। ऑनलाइन के स्टूडेंट क्या करते हैं, आप जब लेक्चर से पढ़ाई करते हो तो आप हाथ पे हाथ रख के ऐसे बैठ के सिर्फ टीचर को देखते रहते हो कि ये बोलता रहेगा, हम देख रहे हैं और हमें समझ आ गया, है ना। तो समझ तो आ जाता है, लेकिन जब पेपर में 3 घंटे लिखना होता है तो वो फिर कई बच्चों से लिखना मुश्किल हो जाता है।
तो अपने को वो गलती नहीं करनी है ना। तो इसीलिए लास्ट में मॉक जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बस ये 3 स्टडी मटेरियल अगर हम फॉलो करते हैं तो हमें कोई टेंशन नहीं आएगी। अब एक बड़ा डायलमा रहता है सीए इंटर के अंदर, है ना, शायद आपने सुना होगा अपने सीनियर से या थोड़ा बहुत अगर रिसर्च करी होगी कि आज मैं सीए इंटर में लेट से रजिस्टर करता हूँ, है ना, अब मैं सिंगल ग्रुप यानी 3 सब्जेक्ट्स के लिए प्रिपेयर करूँ या मैं बोथ ग्रुप्स 6 सब्जेक्ट्स के लिए प्रिपेयर करूँ, है ना, मैं कैसे आगे बढ़ूँ। तो उसमें बहुत ही सिंपल सा देखो क्राइटेरिया है, क्योंकि आप पूछोगे कि भाई दूध अच्छा है या चाय अच्छी है, कॉफ़ी अच्छी है या पानी अच्छा है, तो उसका एक सिंगल आंसर नहीं हो सकता, है ना। हमें हर चीज़ के बारे में बस पता होना चाहिए। देखो अगर कोई बच्चा 3 पेपर्स की तैयारी कर रहा है तो ये ऑप्शन उनके लिए सेफ है जिनके पास मान लो टाइम कम है। अब टाइम कम किन के पास होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप में से अगर कोई बच्चा कॉलेज जाता है, रेगुलर कॉलेज, तो जनरली जो बच्चे कॉलेज जा रहे होते हैं, जो यहाँ पे भी पढ़ने आते हैं, उनकी सुबह 8 बजे से लगभग 1 बजे 2 बजे तक क्लास रहती है, तो उनको मैनेज करना मुश्किल होता है, क्योंकि कॉलेज से आओ 4 बजे तक, तो वो घर जाके फिर कॉलेज का थोड़ा बहुत बर्डन, थोड़ा बहुत काम 3-4 घंटे अपनी सेल्फ स्टडी के दे पाते हैं, है ना। अगर आपको लगता है कि मैं उस कैटेगरी में हूँ तो आप 3 पेपर की तरफ जा सकते हो, है ना, क्योंकि आपके पास टाइम है कम। दूसरा, आप 3 पेपर की जब तैयारी करते हो तो थोड़ा सा आपको प्रेशर कम फील होता है, क्योंकि 3 सब्जेक्ट में रोटेट करना बड़ा इजी है कि चलो आज एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, कल 2 आधे पढ़ लिए, परसों फिर एक पढ़ लिया, तो रोटेशन करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। इसके अलावा सिंगल ग्रुप अगर आप देते हो तो इसको मल्टीपल अटेम्प्ट्स काउंट माना जाता है, यानी कि जैसे आपने अभी ग्रुप 1 का एग्ज़ाम दिया, वो क्लियर कर लिया, फिर आपने ग्रुप 2 का एग्ज़ाम दिया, वो भी क्लियर कर लिया, तो आपको तो मन में लगेगा कि यार मैंने ग्रुप 1 क्लियर कर लिया एक बार में, ग्रुप 2 भी क्लियर कर लिया एक बार में, पर जब हम सीवी में मेंशन करते हैं तो उसको मल्टीपल अटेम्प्ट ही माना जाता है, क्योंकि ICAI ये मानता है कि आपने सीए इंटर में तो 2 अटेम्प्ट्स लिए, एक अटेम्प्ट ग्रुप 1 को देने में और एक अटेम्प्ट ग्रुप 2 को देने में, तो इसको मल्टीपल अटेम्प्ट काउंट माना जाता है सीवी के नज़रिए से। अच्छा, अब कट टू चलते हैं बोथ ग्रुप्स की तरफ, कि आप लेट से 6 पेपर्स पढ़ रहे हो। अब जैसे जब आप क्लास 12th में थे शायद, तो आप कम से कम 5 सब्जेक्ट पढ़ते थे, है ना, 5 सब्जेक्ट को रोटेशन करते थे, कभी इंग्लिश, कभी मैथ, कभी अकाउंट्स, ऐसा रहता था, है ना। तो यहाँ आपको 6 सब्जेक्ट्स में रोटेशन रखनी है, तो वो ऑब्वियसली थोड़ा सा मतलब तब करना है जब आप रेगुलर कॉलेज मान लो नहीं जा रहे, या आपके पास 6 से 7 घंटे सेल्फ स्टडी वाला टाइम है देने के लिए, है ना, कि आपने क्लासेस करी, उसके बाद आपके पास आराम से 5-6 घंटे हैं। इसमें ऑब्वियसली आपका टाइम तो सेव होगा, एक बेनिफिट है, क्योंकि अगर आप 2 बार में एग्ज़ाम दोगे और इसमें थोड़ा एक ही बार में दे दोगे तो लगभग आपका टोटलिटी में 4-6 महीना बच जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जैसे आपने आते ही बोला था सर मेरा तो गोल है रैंक लाने का, और जो होना भी चाहिए, क्योंकि जब आप गोल रखते हो हाई तभी तो या तो पहुंचोगे, नहीं तो पहुंचेगे नहीं तो थोड़ा नीचे रह जाओगे। तो जब आप बोथ ग्रुप्स देते हो तभी ICAI आपको रैंक अलॉट करता है। अगर आप ग्रुप अलग दोगे तो फिर ICAI आपको रैंक अलॉट नहीं करेगा, चाहे आपके सब में 100 भी क्यों ना आए हो, आपके तीनों पेपर में 100 आ गए पर रैंक नहीं आएगी। तो रैंक सिक्योर करने के लिए आपको बोथ ग्रुप्स ही देना पड़ता है। बाकी बोथ ग्रुप्स देने में आपको एक सेट ऑफ का भी बेनिफिट मिल जाता है, जो मुझे भी मिला था, वो मैं आपको समझा देता हूँ कि ये सेट ऑफ का बेनिफिट क्या होता है। मैंने 6 एग्जाम्स दिए थे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5 और पेपर 6। 3 पेपर मुझे अच्छे से नहीं आते थे, जिनको मैं ब्लू कलर कर रहा हूँ, क्योंकि उनमें मैंने पढ़ाई नहीं करी थी, बट 3 पेपर मुझे बहुत अच्छे से आते थे येलो कलर के, मैंने उनमें अच्छी पढ़ाई करी थी। तो मेरे एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है मार्क्स, मतलब थोड़ा सा मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, बट टेंटेटिवली मुझे जो याद आ रहा है, मेरे पेपर 1 में थे 70, पेपर 2 में थे 68, पेपर 3 में भी थे 63, ये मार्क्स थे। तो एक बार आप कैलकुलेट करो ऐसी, मतलब मेंटली, ओके, है ना, और एग्जामिशन तो आई गई तीनों के अंदर। लेकिन जो मेरे पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6 थे, वो मैंने बहुत ऑब्वियसली कम पढ़ाई करके दिए थे। तो पेपर 4 में तो मुझे याद है मेरे 40 ही थे, और पेपर 5 में भी मेरे शायद 57 कुछ ऐसे ही थे, और पेपर 6 जो था उसमें भी शायद मेरे
42 या 43 ऐसा कुछ था। तो एक बार आप टोटल करके देखो कितना बन रहा है। 139, राइट, ऐसा बन रहा है ना। तो अगर आप ग्रैंड टोटल करोगे तो ग्रैंड टोटल बन जाएगा मेरा 340, ठीक है, राइट, 340। तो अब हुआ ये, क्योंकि मैंने 6 पेपर्स एक साथ दिए थे, तो मुझे क्राइटेरिया, जो पासिंग क्राइटेरिया होता है वो ये होता है कि आपके 6 पेपर्स में टोटल 300 से ज़्यादा होने चाहिए। तो मेरे टोटल 300 से ज़्यादा थे और हर सब्जेक्ट में मिनिमम 40 होने चाहिए थे। तो मेरे ऊपर के 3 में तो काफ़ी अच्छे थे, नीचे के 3 में भी 40 थे। तो मैं पास हो गया, सिंगल अटेम्प्ट में पास हो गया। और मैं रेगुलर कॉलेज में भी था इनफैक्ट, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं 3 अच्छे से पढ़ पाता था, 3 नहीं पढ़ता था, क्योंकि मैं रेगुलर कॉलेज में था। हाँ, अब रेगुलर कॉलेज था तो थोड़ा मैनेज करना पड़ा। बट देखो मेरे को फ़ायदा क्या मिला, इसको सेट ऑफ का बेनिफिट बोलते हैं। अब अगर मान लो खाली मैं ग्रुप 2 का एग्ज़ाम अलग से देता, फॉर एग्जाम्पल, है ना, मान लो खाली मेरे इतने मार्क्स ग्रुप 2 में अलग आए होते, तो फिर मेरे, आप देखो ICAI कहता कि भाई आपके तो खाली 139 मार्क्स आए हैं और ये तो 150 से कम है, तो मेरा पूरा ये ग्रुप ही फेल हो जाता, यानी मेरे को 3 पेपर फिर दोबारा देने पड़ते। तो मेरी नॉलेज आज भी उन 3 पेपरों में कम है, क्योंकि मैंने उस पर पढ़ाई कम करी। लेकिन क्योंकि मैंने 6 पेपर्स एक साथ दिए, तो जिन 3 में मैं स्ट्रांग था उन्होंने मेरे वीक वाले को कवर कर लिया, मतलब एवरेज आउट हो गया। 3 बहुत अच्छे, 3 खराब, लेकिन एवरेज मेरा कुल मिलाकर 300 से ऊपर पहुंच गया, तो मैं एक बार में ही पास हो गया। तो ये एक बेनिफिट होता है जब आप 2 ग्रुप्स को एक साथ देते हो, इसको सेट ऑफ बोल देते हैं जनरली। तो ये एक प्रैक्टिकल मतलब एडवांटेज है बोथ ग्रुप्स की प्रिपरेशन करने के लिए। बाकी क्योंकि स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर आप बताओ क्या करना चाहिए, ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ क्या करना चाहिए, क्योंकि इससे पहले आप पूछो तो मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ कि देखो आपको सिंगल ग्रुप किसको देना चाहिए आइडियली मेरे हिसाब से। अगर आप रेगुलर कॉलेज जा रहे हो, लेट से, क्योंकि आज प्रेशर बहुत ज़्यादा है, मेरे टाइम पे कम था, आजकल सेमेस्टर सिस्टम है, कॉलेज के अंदर सोसाइटीज़ हैं, प्रेशर रहता है, तो आप फिर आराम से एक एक ग्रुप करके दो, क्योंकि वैसे भी फिर आपकी ट्रेनिंग तो बाद में स्टार्ट होगी, तो आप एक ग्रुप करके दे सकते हो जनरली। या फिर कोई रिपीटर बच्चा होता है, अगर मान लो आपने एग्ज़ाम दिया, क्लियर नहीं हुआ, तो आपके पास टाइम फिर कम बचता है अगले अटेम्प्ट के लिए। लेट से आपका रिजल्ट आया, उसके बाद आपके पास सिर्फ 3 या 4 महीने बचेंगे। अब 3 या 4 महीनों में आप 6 पेपर पढ़ो वापस से, मुश्किल है। तो अगर आप रिपीट कर रहे हो इन केस, तो आप एक ग्रुप की तैयारी कर सकते हो। और अगेन वही सेम जो मैंने आपको बताया, अगर आपके पास लिमिटेड टाइम है, आप 3-4 घंटे दे सकते हो दिन के, तो आप एक ग्रुप की तैयारी करो। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर आप कॉलेज नहीं जाते, आप होली सोली लेट से CA की ही तैयारी कर रहे हो, और खासकर आप अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हो, पहली बार एग्जाम दे रहे हो, जैसे आप मेजॉरिटी बच्चे हैं ना, या आप, अब आपका सीधा एग्जाम CA इंटर का अगले साल है, ऑलमोस्ट 11 महीने बाद ही है ना, और रिजल्ट भी आ जाएगा अगर, तो रिजल्ट के बाद भी आपके पास पूरे 10 महीने। तो अगर आप 10 महीने में खाली 3 पेपर्स की तैयारी करते हो, तो उससे क्या होता है, कॉम्प्लेसेंसी आ जाती है। उससे आपको लगता है कि यार अभी तो बहुत टाइम है, 10 महीने, तो 10 महीनों में 3 पेपर की तैयारी करना लॉजिकल नहीं है, गिवन कि आप कॉलेज नहीं जा रहे। अगर कॉलेज जा रहे हो तो एक अलग की बात है। तो 10 महीनों में आपको 6 पेपर्स की तैयारी करनी चाहिए, जो अभी मैं बताऊंगा अभी कि हम कैसे करते हैं। बाकी अगर मान लो आपका एम है रैंक का, तो ऑब्वियसली फिर तो आपको बोथ ग्रुप ही देना है, या आपका एम है मुझे अच्छी जगह ट्रेनिंग पे जाना है, तो भी आपको बोथ ग्रुप्स ही क्लियर करना चाहिए। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, मतलब पैरामीटर्स हैं जिसके हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हो कि मैं बोथ ग्रुप दूं कि मैं सिंगल ग्रुप दूं। लेकिन ये मेरी एक एडवाइस थी कि आप पैरामीटर बना सकते हो डिसीजन लेने के टाइम पर। अब देखो हम कैसे पढ़ाई करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, क्योंकि मटेरियल हमको पता चल गया क्या करना है ना, 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं कि 6 पढ़ने, वो हमको पता चल गया। लेकिन देखो हमारा पूरा जो प्रोग्राम रहता है वो 9 महीने का रहता है ना। 9 महीने के प्रोग्राम को हम 6+3 बोलते हैं। उसका स्ट्रक्चर क्या रहता है, जैसे जब आप पढ़ाई स्टार्ट करते हो तो 6 मंथ्स जो हैं वो तो हमको डेडिकेटेड देना पड़ते हैं, जिसको आप कह लो कि हम सिलेबस कंप्लीट करते हैं अपना। और हमारी क्लासेस जो हैं वो इसी तरह से डिज़ाइन करी गई हैं कि हम आपको 6 पेपर्स का ही प्रिपरेशन करवाते हैं साइमल्टेनियसली। मतलब हमारा टारगेट रहता है कि 6 मंथ्स के अंदर
विद इन 6 मंथ 6 या 6.5 मंथ्स में हम 6 पेपर का पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं। अब कुछ स्टूडेंट जो खाली लेट से एक ग्रुप की तैयारी करते हैं तो वो अपनी दूसरी क्लासेस को स्किप कर देते हैं, है ना, वो डिपेंड करता है। लेकिन 6 महीने हमको चाहिए जिसके अंदर हम अपना पूरा सिलेबस कवर करते हैं। जब हम ये सिलेबस कवर कर रहे होते हैं तो उसमें हमारा पूरा ICI कवर हो जाता है, मटेरियल जो है अपना, और उसके अंदर हमारी क्लासेस डेली ही रहती हैं एक्सेप्ट फॉर संडे, मतलब रविवार की छुट्टी रहती है। अब जो उसके बाद जो 3 महीने आपके पास बचते हैं, ये वाले, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका, तो उन 3 महीनों का हमारा मेन फोकस रहता है मॉक टेस्ट्स, जिसमें हम 3-3 घंटे के प्रॉपर टेस्ट रखते हैं और साथ ही साथ रिविजन्स करते हैं जो MTP और RTP को कवर कर ले, ताकि उस समय कोर्स ख़त्म करने का प्रेशर ना हो। और सबसे अच्छी बात क्या है आपके लिए, जो एग्ज़ाम फॉर्म होता है वो भी ऑलमोस्ट 3 महीने से थोड़ा सा पहले ही आसपास निकलता है। तो इससे आपका क्या फ़ायदा होता है, जनरली आपने 6 महीने तैयारी करी, पूरा सिलेबस कंप्लीट करा, 6 महीने के बाद आप डिसीजन ले सकते हो, अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि मैंने चलो अच्छे से पढ़ लिया है तो मैं अपना एग्ज़ाम दे सकता हूँ। और अगर 6 महीने बाद इन केस आपको लगा कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ या मेरा किसी कॉलेज की वजह से मेरी क्लासेस मिस हो गई या सिलेबस में अभी मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो आप एग्ज़ाम फॉर्म मत भरो, आप अपना एग्ज़ाम एक अटेम्प्ट आगे भी स्किप कर सकते हो। लेकिन अभी से अगर सोच लोगे कि मैं तो खाली 3 पेपर्स पढ़ूंगा, तो फिर आप अभी से थोड़ा सा कॉम्प्लिसेंट हो जाते हो। तो अभी अगर आप पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हो, लेट से आपका एग्ज़ाम अगले साल है और आपका कॉलेज का कोई प्रेशर नहीं है, तो फिर तो आपको डेडिकेटेडली 6 महीना पहले अपना कोर्स ख़त्म कर लेना चाहिए। एक बार कोर्स ख़त्म हो गया, फिर आप अपने कॉन्फिडेंस के हिसाब से डिसीजन ले सकते हो। तो ये मॉडल हम फॉलो करते हैं, है ना। बाकी अपना देखो, हर सब्जेक्ट के फैकल्टीज़ अलग अलग रहते हैं, एक्सपर्ट रहते हैं, है ना। मेरे पास क्योंकि खाली एक ही पेपर है, मतलब क्योंकि मैं तो हर सब्जेक्ट में आपको पता ही है एक्सपर्ट नहीं हूँ, और आपको मेरी सीक्रेट भी पता चल गई मैं कैसे पास हुआ, है ना। 3 ही सब्जेक्ट ढंग से पढ़े, 3 कम नहीं पढ़े। तो हर सब्जेक्ट जो है उसके हमारे रेस्पेक्टिव फैकल्टीज़ रहते हैं, वो आपसे मुलाकात करते रहेंगे टाइम टू टाइम अभी इस दौरान। बाकी तो फिर रिज़ल्ट के बाद जब क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तो रेगुलर रहेंगी, ठीक है ना। अब पेपर 1 जो है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि मैं उसी में डील करता हूँ। बाकी हर टीचर रेस्पेक्टिव आपको समझा देगा कि कैसे कैसे किस पेपर में क्या रहता है, लेकिन फिर भी अपनी समझ से अगर मैं बताऊँ, एडवांस अकाउंटिंग जो ये पेपर है, ये सबसे एक तो स्कोरिंग है ना। और इसको मतलब आप कह सकते हो कि ये प्रैक्टिकल बेस्ड ही है, इसमें ज़्यादा थ्योरी नहीं है, लिमिटेड थ्योरी है। लॉ जो है ऑब्वियसली वो थ्योरी है, और इसको आप स्कोरिंग बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते, क्योंकि लॉ के में आपको पूरा थ्योरेटिकल लिखना है, मार्क्स कटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। टैक्सेशन जो है इसको हम कहते हैं ये वास्ट सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें आपको 2 लॉ पढ़ने हैं, डायरेक्ट टैक्स भी और इनडायरेक्ट टैक्स भी, तो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। पर हाँ, है ये प्रैक्टिकल, इसके अंदर भी आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग ये सबसे ज़्यादा अच्छा सब्जेक्ट है, क्योंकि ये बहुत स्कोरिंग है। जैसे अभी हमारे एक रिसेंटली स्टूडेंट के 90+ है इसके अंदर, तो कॉस्ट अकाउंटिंग पेपर ही ऐसे कि अगर आप थोड़ा सा भी अच्छे से पढ़ते हो तो इसमें आप 90+ भी लेकर आ सकते हो, तो ये बहुत स्कोरिंग पेपर रहता है। ऑडिट की बात करूं तो अगेन ये एक थ्योरेटिकल पेपर है, जिसमें मार्क्स थोड़े कंपैरेटिवली कम आते हैं, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट नहीं है, तो थ्योरी लिखना होता है तो थोड़े से लिमिटेड रहता है स्कोप। एंड FM एंड SM अगेन ये स्कोरिंग होता है, और ये सबसे आप कह सकते हो ईजी है या छोटा सब्जेक्ट है, तो जनरली बच्चे इसको टाइम भी कम देते हैं प्रिपरेशन के दौरान। तो अगर मैं देखूं वास्ट के हिसाब से, तो टैक्सेशन इज़ वन ऑफ द वास्ट सब्जेक्ट जो ज़्यादा टाइम लेता है प्रिपेयर करने के लिए। स्कोरिंग के हिसाब से देखूं तो कॉस्ट अकाउंटिंग और एडवांस अकाउंटिंग। बाकी लॉ इज़ थ्योरेटिकल, ऑडिट इज़ थ्योरेटिकल, एंड FM एंड SM थोड़ा पार्शली प्रैक्टिकल FM की वजह से और पार्शली थ्योरेटिकल SM की वजह से, बट इट इज़ ईजी, थोड़ा सा आसान रहता है। अब एडवांस अकाउंटिंग जो है इसके अंदर भी मेरी स्पेशलाइजेशन रहती है, तो मैं आपको इसमें से 25 to 30 मार्क्स का पूरा कवर करवा देता हूँ अच्छे से, मेरे साथ क्लासेस रहती हैं। और रिमेनिंग आपका CA शिलिंस शुक्ला सर हैं, उनके साथ क्लासेस रहती हैं, वो पूरा एक्सपर्ट हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर, वो उसमें आपको वो पूरा कवर करवा देते हैं। इसी तरह लॉ
और बाकी सब्जेक्ट्स की फैकल्टीज़ के साथ भी आपकी इसी तरह मीटिंग होगी, वो अपने अपने सब्जेक्ट का आपको पूरा अच्छे से ज्ञान दे देंगे कि ये सब्जेक्ट कैसा है, कैसे पढ़ना है, किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे इसमें स्कोर लाना है। लेकिन अल्टीमेटली मतलब मोटा मोटा हमारे 6 पेपर्स रहते हैं। अब ये तो थी वो बातें जो मैंने कही, है ना। अब आपके मन में जो भी डाउट हो या जो भी आपको पूछना हो तो वो आप पूछ सकते हो। हालांकि पहले मैं ऑनलाइन के स्टूडेंट्स को बता देता हूँ, ये नंबर नीचे आ रहा है, आप इस पर कॉल कर सकते हो अगर आपको कोई भी अदर डाउट है रिलेटेड टू एडमिशन या रिलेटेड टू एनी बैच डिटेल या कुछ भी, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो, पूछ सकते हो। बाकी अगर कोई वैसा डाउट है, एकेडमिक डाउट है, कोई भी और आपके मन में डिसाइसिव डाउट है तो आप मुझे बता दो, मैं आपकी बात क्लियर कर दूंगा। चलो ठीक है। बाकी ऑनलाइन के स्टूडेंट्स को बता देता हूँ, जो हमारी ये फेस टू फेस क्लास रहती है वही हमारी लाइव स्ट्रीम रहेगी, तो आपके लिए भी सेम टाइमिंग, सेम सारी चीज़ें रहेंगी और सेम उसी टाइम टेबल पर पढ़ाई होगी जिस टाइम टेबल पर मतलब फेस टू फेस के बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे होंगे। सब कुछ सेम रहेगा आपके लिए, तो वो ऑप्शन आपके पास है। बाकी कोई डाउट, क्वेरी हो, कुछ पूछना हो तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। तो आई होप क्लियर हो गया होगा आपको अच्छे से सारा मॉडल क्या रहने वाला है।